ओके, आज काफी कम स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, आई डोंट नो क्यों। बाद में लास्ट में जब लेक्चर खत्म होने वाला था उस समय बहुत ज्यादा ज्वाइन हो जाते हैं, उस समय उनको क्या समझ आएगी। ओके, आज का जो टॉपिक है बिल्कुल कल जैसा ही है। बिल्कुल हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बोलोगे सर कल तो किया था हमने, नहीं, कल हमने किया था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकाला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, लेकिन इन फ्री स्पेस। आज हम करेंगे अगर दो जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच में हम क्या रख दें, कंडक्टिंग स्लैब रख दें। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब। कल क्या था, फ्री स्पेस थी, उसके बीच में हवा थी। आज क्या है, हम व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड इन बिटवीन, उनके बीच में हमने क्या रख दिया, कंडक्टिंग स्लैब रख दी है। तो उस कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितनी होगी वो हम फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये बात तो पता ही है कि इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितनी होती है। इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितनी होती है, सी नॉट कितना होता है बताओ। कल हमने निकाला था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। आज की क्या स्टोरी है भाई साहब, आज की स्टोरी ये है कि आज आपने दो प्लेट्स के बीच में रख देनी है एक कंडक्टिंग स्लैब। इस तरह से, ये आपकी एक प्लेट है, फाइन, और ये आपकी दूसरी प्लेट है। बात समझ आ रही होगी। और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस था, जनरली जो हमने कल किया था कितना डिस्टेंस लिया था, डी डिस्टेंस लिया था। तो ये फर्स्ट प्लेट और ये आपकी सेकंड प्लेट, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना, डी डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स को, इसका भी एरिया ए था, इसका भी एरिया ए था। कल इतनी सी हमने बात की थी, इसके ऊपर चार्ज कितना था, पॉजिटिव चार्ज था। इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना था आपका, पॉजिटिव। और इस प्लेट के ऊपर चार्ज कैसा था आपका, नेगेटिव। इतनी सी बात समझ चुके हो आप लोग। अब आज का क्या है, आज हम इन दोनों के बीच में हमने क्या रख देनी है, एक कंडक्टिंग स्लैब रख देनी है। कंडक्टिंग स्लैब कैसे रखूंगा, दोनों के बीच में रखूंगा। ये लीजिए, मैंने इसके बीच में क्या रख दिया, कि कंडक्टिंग स्लैब रख दी। ये रखो, अब कंडक्टिंग स्लैब तो रख दिया है। कंडक्टिंग मीन्स क्या, कंडक्टर है ये। और कंडक्टर मैंने क्या बोला हुआ आपको, जो भी आपका कोई भी आपका कंडक्टिंग स्लैब हो, जो कोई भी कंडक्टर हो आपका, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, याद करो कितनी होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। और ये मैंने आपको बताया था, अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, एक बार वापिस पता चल जाएगा। होता क्या था एक्चुअल में, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या चार्ज, कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बताया हुआ है, उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जितना इधर है। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव। इस चार्ज की वजह से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी आ रही है, यहाँ पे चार्ज आ रही है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। उतना ही चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस हुआ तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, है ना। तो इस तरफ, तो जो इस तरफ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजर रही थी, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। किसकी वजह से, इस स्लैब की वजह से। वो एक दूसरे को क्या कर देती थी, कैंसिल कर देती थी। तो अल्टीमेटली इस स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। और जो मैंने इसके अंदर स्लैब रखी हुई है, आपकी कंडक्टिंग स्लैब रखी हुई है, इसकी मान लो थिकनेस कितनी है, ये जो स्लैब मैंने इसके बीच में रखी, इसकी थिकनेस है कितनी, टी। थिकनेस बोल रहा हूं ना तो मैं टी के साथ लिख दूंगा, ये लीजिए। तो मैंने इसकी थिकनेस कितनी रख दी, टी। ये देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बीच में जीरो, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्री स्पेस है। बाकी तो देखो सारा एरिया कितना है, ये फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी बन रही है वो कौन सी है, टी नॉट। मेरी बात ध्यान से सुनना अभी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है। मींस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, तो अंदर इसके क्या है, जीरो।
सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो कितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है, टोटल दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। एग्जिस्ट कहाँ नहीं कर रही, यहाँ पे। तो मैं पूछूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट कर तो कहाँ रही है, कौन सी कितने एरिया में कर रही है, सॉरी कितने डिस्टेंस पे कर रही है। तो आप बोलोगे सर डी माइनस टी, इतनी स्पेस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि टी थिकनेस थी, तो इतनी थिकनेस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतने से एरिया, इतनी सी जगह पे। तो मैंने क्या बोल दिया, डी माइनस टी में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी एग्जिस्ट कर रही है। क्या जो मैंने ये बातें समझाई सभी को समझ आ गई? ओके, तो इन्हीं से आ रहे कंसेप्ट को हमने यूज करते हुए अब हमने फाइंड करनी है क्या, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए सेम वही स्टेप चलेगा जो हमने कल किया था। हमने क्या किया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट लगाया था। हमें पता है V इज इक्वल टू, वी नो V इक्वल्स टू, जहां ऐसे बोल सकता हूं मैं, E इक्वल्स टू क्या होता है अभी बताओ मुझे, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट कहां से लिखा मैंने इसको, बिकॉज E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से मेरे पास जो वोल्टेज V जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, E इंटू डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी एग्जिस्ट कर रही थी, D माइनस टी डिस्टेंस पे। क्या ये मैंने कैसे लिख दिया, सभी को पता चला कि नहीं चला, बट बताओ फटाफट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, ई नॉट। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्री स्पेस वाली ही एग्जिस्ट कर रही है, ये देखिए यही एग्जिस्ट कर रही है, स्लैब के अंदर तो है ही नहीं। क्या यहां तक बात क्लियर हुई सभी को? यस सर, यस ओके सर। ओके। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई नॉट कहां पे एग्जिस्ट कर रही है, डी माइनस टी में एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक ई नॉट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई नॉट है, ये किसकी वजह से बनी है, आपकी दो पैरेलल प्लेट्स की वजह से बनी है। और मैंने आपको डेरिवेशन करवाई हुई है पहले की, क्या बताया था, ई नॉट जो होती है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इधर भी कितनी होती थी, जीरो, इधर भी कितनी होती थी, जीरो। इस चीज को हमने प्रूफ भी किया हुआ है, तो आपको ये बात याद रखनी है, कल भी हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था। तो दो प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट्स के बीच में आपको पता है कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ई नॉट क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखिए सेम स्टेप चल रहे हैं कल जैसे, जिसने कल वाला किया था उसको आसानी से समझ आ रहा होगा। V इज इक्वल टू सिग्मा क्या होता है भाई बताओ मुझे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या फार्मूला होता है, चार्ज अपॉन एरिया। एरिया कौन सा एरिया है आपका, आपकी प्लेट का, जो आपकी पैरेलल प्लेट्स है उसका एरिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सिग्मा की जगह, Q अपॉन A, और साथ में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या है, D माइनस टी। क्या ये बात समझ आ रही है सभी को? ओके, एक और चीज, हमें पता है Q इक्वल टू किसके बराबर होता है, CV के, याद करो, है ना, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितनी आप चार्ज दोगे उतना उसका पोटेंशियल रेज करेगा। उसी के हिसाब से C क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है क्या यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है। तो मैं V इक्वल्स टू Q की जगह क्या लिख दूंगा, CV लिख दूंगा अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस टी। और इस तरफ भी B है और इस तरफ भी B है। चलो आज थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख सकता हूँ। देखिए मुझे चाहिए क्या, C, मुझे क्या चाहिए, C। जो चीज चाहिए होती है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो ये सारी टर्म्स किस तरफ चली जाएंगी, इस तरफ चली जाएंगी। तो जो इस तरफ मल्टीप्लाई थी उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। दिस इंप्लाइज, एक सेकेंड, ओके, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा आपका बताओ मुझे, इस तरफ क्या था V, फिर D माइनस टी नीचे जाएगा और B भी नीचे जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, B भी नीचे जाएगा और D माइनस टी भी नीचे जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, नीचे के डिनोमिनेटर में क्या है, A एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से B और V क्या हो जाना आपका, कैंसिल हो जाना है। अब समझ आ रही है? और इधर क्या बचा हुआ, C। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। भाई जिसमें बैकग्राउंड, हिंदी अपना माइक ऑफ कर दो।
यहाँ क्या आ गया सी। जनवरी मार्च भी आ गया वापस, जनवरी फरवरी ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी आ गया क्या आपका सी। तो सी हमारे पास यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिव स्लैब इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू प्लेट्स, क्या आ गया हमारे पास, ये फार्मूला आ गया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कर दिया इसको हाईलाइट आपके लिए। देखिए एक तरीका और है इसको करने का, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना इधर, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब D को कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में D माइनस टी है ना, तो अब D को कॉमन ले लो, तो आपके पास देखो क्या बचता है, D 1 माइनस टी अपॉन D, ये बचेगा। और मुझे फटाफट बताओ क्या इस चीज को आपने कहीं पे देखा है, फटाफट बताओ। C नॉट। वेरी गुड, क्या है ये आपका C नॉट। अभी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई थी, इसको नाम नहीं दिया, तो ये देखिए आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है, जो कि क्या है, C नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इक्वेशन फर्स्ट से मैं इस तरफ ही कर रहा हूं इसको, ठीक है, ये देखिए इसी तरफ लिख रहा हूं मैं अभी, ओके। दिस इंप्लाइज C equals to C naught upon 1 minus D upon, sorry, T upon D, T upon D। अब ध्यान से मुझे बताओ, क्या ये कैपेसिटी बड़ी है या ये कैपेसिटी बड़ी है, मुझे बताओ। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दें, अगर हम, सॉरी डाइलेक्ट्रिक तो आपको करवाया नहीं, अगर हम कंडक्टिंग स्लैब को रखते हैं दो प्लेट्स के बीच में, तो आपको जो ओवरऑल कैपेसिटी मिलती है कैपेसिटर की, वो ज्यादा होती है फ्री स्पेस से या कम होती है, कोशिश करो बताने की। ज्यादा होती है। वेरी गुड, क्या होगी, ज्यादा होगी। देख फॉर्मूला देख के ही पता चल रहा हमें, है ना। एक सेकेंड, ओके। तो देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो बीच में आप स्लैब रख रहे हो ना, ये जो बीच में स्लैब रख रहे हो, ये स्लैब आपकी क्या होनी चाहिए, इसकी थिकनेस इस डिस्टेंस से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम। अब बड़ी दो प्लेट्स हैं, अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो 10 है। आप क्या ऐसा पॉसिबल है कि बीच में एक आपने एक और प्लेट रखनी है जिसकी थिकनेस क्या हो, 11 हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? भाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 है। मैं बोल रहा हूँ बीच में एक ऐसी प्लेट रखनी है जिसकी थिकनेस कितनी हो, 11 हो। क्या ये पॉसिबल है? वो पॉसिबल ही नहीं है भाई। जितना बीच में डिस्टेंस है, जहां तो उतने साइज की आप प्लेट डाल सकते हो उसके अंदर, या उससे कम साइज की आप प्लेट उसके अंदर डाल सकते हो। तो जो बीच में हमने ये जो प्लेट रखी है ना, कंडक्टिंग प्लेट या कंडक्टिंग स्लैब, इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, इट्स थिकनेस शुड बी लेस देन डी। तो मैंने क्या बोला, टी शुड बी लेस देन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बात तो समझ आ गई आपको। ओके, अब देखिए आगे। अब ये जो टी मैंने पहले बोल दिया छोटा है, डी क्या है आपका, बड़ा है। आप छोटी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉइंट्स में मिलेगा, फ्रैक्शंस में मिलेगा। और 1 माइनस आप 0.2 करोगे, 1 माइनस 0.3 करो, 1 माइनस 0.5 करो, कुछ भी करो, आपको आंसर क्या मिलेगा, लेस देन 1 ही मिलेगा। 1 से कोई भी चीज को जब आप माइनस करते हो, आपको आंसर क्या मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा। आप अपना कैलकुलेटर उठाओ अगर मेरी बात पे यकीन नहीं होता, और करना क्या आपने, कोई भी नंबर, जैसे 10 है, 10 को डिवाइड कर दो 0.2 के साथ, 10 को डिवाइड कर दो 0.5 के साथ, 10 को डिवाइड कर दो 0.9 के साथ, आपको 100% जो आंसर मिलेगा ये 10 से बड़ा मिलेगा। आपको 100% जो आंसर मिलेगा ये 10 से क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। नहीं यकीन है, आप कैलकुलेटर उठा के चेक कर लेना। वैसे जब मैं 11th में आपको बेसिक पढ़ाता हूँ तो ये सारी बातें मैं आपको प्रूफ करके भी बताता हूँ, तो बाय द वे आप खुद भी चेक कर सकते हो। सिंपल सी बात, जब डिनोमिनेटर में 1 से छोटी वैल्यू हो, तो जब आप उससे कोई चीज को डिवाइड करते हो, आपको ओवरऑल आंसर क्या मिलता है, बड़ा मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या है, छोटी है, ये वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, छोटी।
तो ये आंसर क्या मिलेगा आपको, बड़ा मिलेगा। आप ऐसे करके भी समझ सकते हो, कैसे, ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं छोटी है, सिंपल सी बात, ये इस तरफ लेके जाओ तो c इंटू 1 माइनस टी अपॉन डी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, c नॉट। तो आप देख रहे हो ये वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम वैल्यू को जब आप इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो c नॉट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। c नॉट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। जहां से हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं आपकी जो c की वैल्यू होती है इट विल बी ग्रेटर देन c नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मींस जब आप कोई कंडक्टिंग स्लैब रख देते हो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तो उसके कारण जो कैपेसिटी होती है आपकी कैपेसिटर की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मैंने क्या बोला, व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट देन द कैपेसिटी ऑफ द, किसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल इंक्रीज। आपकी जो कैपेसिटी होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है, एनीबॉडी हैव एनी डाउट? ओके, फटाफट एक बार रिप्लाई करके मुझे बता दो, कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। ओके, बाकी वाले? नो सर। ओके, अश्विन नो सर, रणदीप नो सर, ओके, निशान नो सर, ओके फाइन। तो किसी को कोई डाउट नहीं है, जिसको भी कोई डाउट होती है पूछ सकता है। आज सुनेहा आई है, सुनेहा वर्मा नहीं आई है, फिर इसी को डाउट होगा 4-5 दिन के बाद। ओके, तो ये बात आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे एक और यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, वो क्या, सर क्या हो कि अगर d माइनस टी हो जाए, देखिए d माइनस टी तो है ही, क्या हो, एक सेकेंड, हाँ, इफ d इक्वल्स टू क्या हो जाए आपका t हो जाए, तो उस केस में आपको पता c किसके बराबर आपका a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी है। तो मैं बोल रहा हूँ d इक्वल्स टू t हो जाए, यानी कि t की वैल्यू कितनी हो जाए, d हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा d माइनस डी हो जाएगा, d माइनस डी हो जाएगा तो a एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो जाना है, 0। तो इस केस में आपकी जो कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की वो इन्फिनिटी हो जाएगी। और ये बात कल मैंने भी आपके साथ डिस्कस की थी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि आपकी जो कैपेसिटी है वो इन्फिनिटी हो जाती है। एक्चुअल में ये इन्फिनिटी नहीं, ये उतनी ही हो जाती है जितनी आपकी किसकी होती है, एक कंडक्टर की होती है। क्यों, क्योंकि आपका वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली बोल देते हैं जब थिकनेस ऑफ द किसकी, कंडक्टर की यानी कि कंडक्टिंग स्लैब की, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जब दोनों बराबर हो जाए। बराबर होने का मतलब क्या क्या हो क्या रहा है, इसका मतलब ये आपकी दो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट, बीच में आपने जो कंडक्टिंग स्लैब रखी, बीच में जो आपने कंडक्टिंग स्लैब रखी वो इन दोनों प्लेट्स के साथ क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी, दोनों प्लेट्स के साथ वो क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी। तो उसके कारण आप एक बार खुद सोच के देखो भाई, आपने एक ऐसे करके एक इस प्लेट के साथ भी एक कंडक्टर टच कर रहा है, दूसरी साइड भी टच कर रहा है, तो वो एक ही कंडक्टर बन चुका है ना। जब एक ही कंडक्टर बन चुका तो एक कंडक्टर की अकेले की कैपेसिटी तो कम ही होती है। कैपेसिटी कब बढ़ती है, जब दूसरी प्लेट उसके पास हम लेके आते हैं। इन बिटवीन जब हमने उसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब रख दी, वो उसके साथ टच नहीं करी है, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मैथमेटिकली मैंने एक और बात आपको बताई, अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस केस में आपकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंफिनिटी हो जाती है। हाइपोथेटिकली बात क्लियर हुई सभी को, कोई डाउट है किसी को? तो उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये मैंने आपको बोला था आपने पढ़ के आना है, मैं वापस से थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। डाइइलेक्ट्रिक होते क्या है, एक किस्म की क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इसको आपने पढ़ लेना, मैंने बहुत अच्छे से शिद्दत से पढ़ाया हुआ है वहां पे, आपने अच्छे से पढ़ लेना वहां पे एक एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं जो ट्रांसमिट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। होते क्या है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, क्या करते हैं ये, सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, किस कैसे, विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह
जब भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना होता है, कंडक्ट करना होता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है, ये होते इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिना एक्चुअली कंडक्ट करे हुए, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर भी बड़े होते क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। आपने ये पढ़ लिया होगा, पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड, जहां पे उसी का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड के रिलेटेड केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फाइन, 11th में। ओके, तो यहाँ पे होना क्या है, देखिए डाइलेक्ट्रिक कौन कौन से मटेरियल होते हैं, प्रोसलिन, माइका, ग्लास, प्लास्टिक, ये सारे आपके क्या हो सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो सकते हैं। लिक्विड एंड गैसेस भी कई बार बिहेव करते हैं किसकी तरह से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह। ओके, फिर उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर भी आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करता है। वैक्यूम भी आपका है तो मीडियम ही, तो ये भी कई बार क्या करते बोल देते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक की तरह आपका ये बिहेव कर रहा है। ओके फाइन, देखिए फिर उसके बाद दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, एक होते हैं पोलर, दूसरे क्या होते हैं नॉन पोलर। नाम से पता चल रहा है पोलर्स में क्या होता है अभी आपके, जैसे ये एक आपका कोई मॉलिक्यूल है, आपको पता ना मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम्स जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोलर एंड नॉन पोलर नाम से पता चल जाता है। पोल से देखो, व्हेन मल्टीपल एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, एक मॉलिक्यूल बनता है, एंड दीज बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं बाय द वे बॉन्ड बनने के, यहाँ पे हम वो केमिस्ट्री डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी मैंने जो बहु या आपको बोल रहा हूँ उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, फिर भी क्योंकि ये टॉपिक आपको मुझे बस एक टॉपिक के साथ रिलेट करना है, जो कि क्या है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को बीच में रखेंगे तो उस समय कैपेसिटी को क्या इफेक्ट पड़ता है, उस टॉपिक को यहाँ पे मुझे लिंक करना है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके क्या बनते हैं, जहां तो पोलर बॉन्ड बनेंगे, जहां कौन से बनेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड बनेंगे। नॉन पोलर आपको पता ही, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है कैसे, इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो पोलर के केस में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स की, पता ही होगा आपको, फाइन। तो अब आपके पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर की एग्जांपल देखो, HCl लिख के चलो, पोल्स बनते हैं बेसिकली, इस तरफ इसका कौन सा चार्ज, नेगेटिव, इस तरफ कौन सा इसका, पॉजिटिव। लेकिन नॉन पोलर की बात करनी हो तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया आपका हाइड्रोजन, जैसे नाइट्रोजन, ये सारे क्या है O2, ये सारे के सारे क्या है नॉन पोलर। यानी कि यहाँ पे आपका जो चार्ज ऐसे होता है ना, जैसे यहाँ पे तो आपको पता है इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर चार्ज ओवरऑल पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, जब मैंने डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था, याद करो वहां पे भी मैंने क्या बोला था, इस तरह से ये H और ये Cl, इन दोनों में बीच में इस तरह से पोलर बॉन्ड होता है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव। तो ये डाइपोल मोमेंट की तरह काम कर रहा है, मीन्स इसकी प्रॉपर एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, अगर डाइपोल मोमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरफ डायरेक्शन होगी, इस तरफ होगी। चलिए, थोड़ा सा पता चला होगा पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डिफरेंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने वहां पे, मैं बार बार बता रहा हूँ, वहां पे मैंने काफी टाइम लगा के आपको समझाया है, इसलिए मैंने बोला था एक बार पढ़ के आना, तभी आज आपको ज्यादा अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ आएगा। तो पहले हम बात करेंगे सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की बात करनी है, जो सेंटर्स होते हैं इनके क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं इन केस ऑफ पोलर। इसमें क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मॉलिक्यूल है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसका सेंटर होगा यहाँ पे, जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका सेंटर होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन नॉन पोलर के केस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर क्या कर रहा होता है, कोइंसाइड कर रहा होता है। दूसरा देखिए डिफरेंस क्या है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सेंटर होता है इनका पॉजिटिव और नेगेटिव, आप बाहर से चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड दो या चाहे ना दो, इनका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सेपरेटेड होता है। किस केस में, पोलर के केस में। इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका जो आपके सेंटर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, वो क्या होता है, कोइंसाइड, मींस एक ही जगह पे होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का जो आपका सेंटर होता है, सेंटर पे नहीं, इनके जो दोनों के सेंटर होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, मीन दोनों के बीच में गैप होता है, उसके कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवरऑल बन पाती है, वो देखेंगे आगे। देखिए नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट। मैंने पहले ही बोला
कि इसका क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता ही होता है, लेकिन पोलर का होता ही होता है और नॉन पोलर का नहीं होता है। फिर दूसरा देखते हैं, तीसरा केस क्या है। एग्जाम्पल HCl हो गया, H2 हो गया, इसकी एग्जाम्पल N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स होगी। किसकी, ये पोलर की, ये नॉन पोलर की। बात समझ आ रही होगी। डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ अच्छे से। देखिए, ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, ये बात समझने वाली है, अच्छे से समझो। और यहाँ पे मेरे पास एक ऐसे करके ये मॉलिक्यूल्स है, मैंने बाहर से फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। इनके तो पहले ही डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। और लेकिन यहाँ पे मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज था जब मैंने फील्ड नहीं दिया था, फिलहाल ऐसा सोचना भी मैंने इसको फील्ड नहीं दिया है, तो जहां पे मैं एग्जांपल बना देता हूँ, ये लीजिए, ये कौन सा आपका पोलर और ये कौन सा है नॉन पोलर। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना इस तरह से होंगे, इसका इस तरफ ब्लैक के साथ मैं नेगेटिव बता रहा हूँ, ये आपका नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज इधर, इसका नेगेटिव चार्ज इधर, और एक और मॉलिक्यूल बना देता हूँ, इसका नेगेटिव चार्ज इधर। और ये लीजिए ब्लू के साथ मैं बना रहा हूँ पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर, इसका इधर है और इसका इधर है। आप एक चीज देखो ध्यान से यार, क्या देखोगे, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, और इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, मीन प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। इसके कारण क्या होता है, किसी का डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, किसी का इस तरफ होगा, किसी का इस तरफ होगा, सभी के डायरेक्शन अलग अलग है। इसके कारण इसका डाइपोल मोमेंट जो ओवरऑल होता है, कई बार क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कई बार मान लीजिए 10 होना चाहिए था, ये 10 नहीं, कितना रह जाता है, 3 रह जाता है। क्यों, एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्यों कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये प्रॉपरली इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या कर लेते हैं, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तब जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। ये किसकी बात की मैंने, पोलर की। सेम नॉन पोलर की कहानी, इसमें भी पहले ही ये क्या होते हैं, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही जगह पे है, इसका तो डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है। तो मींस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है 100%, क्योंकि नॉन पोलर में आपका डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है। दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर से क्या करा, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, सेम इसके साथ इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव। ये क्यों आ रहा है, मैंने बहुत बार बताया, इंडक्शन की वजह से, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो होता क्या है, आप ध्यान से देखना, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सेम और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। अब देखिए यहां से एक कंसेप्ट निकल के आएगा, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या आएगा, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। होता क्या है, ये देखिए जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, बीच में यहाँ पे मैंने चार्ज दे दिया था कौन सा, पॉजिटिव, और जहां चार्ज है आपका नेगेटिव, ठीक है। बीच में मॉलिक्यूल्स पड़े हुए थे आपके कौन से, डाइलेक्ट्रिक के, ये डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही मैंने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, उसके कारण यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ऐसा हुआ। अब होता क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके कारण जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, अगर फ्री स्पेस में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी 10, इस प्लेट के अंदर ये जो डाइलेक्ट्रिक पूरी की पूरी स्लैब है, ये पूरी की पूरी जो स्लैब है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टिव स्लैब में क्या होता था, 0 हो जाती थी। इस केस में 0 नहीं होती है। इस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 नहीं होती है। एक्चुअल में मान लीजिए फ्री स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 होनी चाहिए थी, इसके अंदर क्या पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बन जाए, 3 बन जाए। और किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपकी फ्री स्पेस में थी। बाकी सारी की सारी क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ से न्यूट्रलाइज हो रही है सारी की सारी। ये कहानी होती है किसकी, डाइलेक्ट्रिक की।
तो ये डाइलेक्ट्रिक की कहानी होती है। ये क्यों बताया आपको, थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, मैंने आपको बता भी दिया। पहले हमने किया, पैरेलल प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रखी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे मंडे को, क्योंकि कल तो टेस्ट है, मंडे को जो टॉपिक पढ़ेंगे उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इस केस में 0 नहीं होगी। जहां जहां तो आपकी क्या होगी, E0 होगी, यानी कि जितनी फ्री स्पेस में थी। लेकिन इसके बीच में, प्लेट के बीच में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बार 0 नहीं होगी। मान लीजिए वो कितनी है, E है। E यानी कि मान लीजिए बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 थी, तो इसके अंदर मान लीजिए कितनी होगी, 4 होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? जिसको नहीं भी आई है वो वापिस वो वाला लेक्चर देखना जो मैंने आपको बोला हुआ है, वहां पे जाना, 32 वीडियोस है उसको भी देखना, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे भी आपको क्लियर करने की कोशिश की है। और कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 50। आज कम है, पता नहीं क्यों कम है। अब होगा आपका कल टेस्ट, ये आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? नो सर, ओके। देखिए कल टेस्ट किस तरह से होगा वो समझिए। जो भी कल आपका टेस्ट होगा, आपका जूम ऐप पे टेस्ट होना है। टाइम आपका क्लास का जो टाइम होता है उसी टाइम पे आपका टेस्ट होना है, क्योंकि क्लास टेस्ट ले रहा हूं मैं। पहले 2 सब यूनिट है, पहली बात। दूसरी, इसको मैं 1 सेकेंड रुको।